मानवाधिकार का हम लोगों ने क्या उसका मानवाधिकार क्या है उसके बारे में हम लोगों ने कल इसमें देखा था। तो इसका जो मानवाधिकार दिवस है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस पे हो गया है ये 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस 10 दिसंबर को ही इसकी घोषणा की थी। इस मानवाधिकार घोषणा पत्र का जो है वो की थी घोषणा, इसीलिए 10 दिसंबर को ही तभी से 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब भारत में 12 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया और ये राष्ट्रीय मानवाधिकार जो घोषणा पत्र है उसमें 30 धाराएं उपबंधित की गई हैं कि इसमें मानव को जो अधिकार दिए गए हैं वो 30 धाराओं में उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इस पे जो है मानवाधिकार क्या है, एक शिक्षा, इसमें कुछ विद्वानों ने इसको जो है इसको मानवाधिकार को एक शिक्षा का अधिकार भी कहा है कि मान लिया जाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि व्यक्ति को जो कर्तव्य का पाठ पढ़ाया जाता है उस पर नियम एवं आचरण के दबाव बनाए जाते हैं, परंतु अधिकार के नाम पर उसको कुछ नहीं मिलता। शासक वर्ग द्वारा उसके कर्तव्य पालन, नैतिकता एवं मानवता की शिक्षा प्रदान करके उसका शोषण किया जाता है। ऐसे में समाज में गृह युद्ध, क्रांति एवं अशांति की स्थिति उत्पन्न होती जाती है। ठीक है, आदमी जैसे जो भी है व्यक्ति है उसको उसके कर्तव्य तो बताए जाते हैं, लेकिन उसके अधिकारों के बारे में उसको कुछ नहीं बताया जाता। तो इस ऐसी स्थिति में क्या होता है कि गृह युद्ध की स्थिति, क्रांति की स्थिति और अशांति की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे हिंसा का वातावरण बनता है। तो मानवाधिकार की शिक्षा द्वारा समाज में शांति स्थापित करने की प्रक्रिया को, अगर जो मानवाधिकार है वो किस प्रकार से समाज में शांति स्थापित करने की प्रक्रिया, शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है या अपनी भूमिका अदा करता है, उसको हम निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा पहला व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आपका हो जाएगा इसमें पहला व्यक्तिगत स्वतंत्रता। सर्वप्रथम मानव को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। सबसे पहले ये क्या कहता है मानवाधिकार जो घोषणा पत्र है, जो उसमें क्या कहता है कि व्यक्तियों को क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, जिससे वो अपने विचारों एवं भावनाओं को आराम से, आसानी से प्रकट कर सके। जब हमारी भावनाएं दमित एवं कुंठित हो जाती हैं तो वह विस्फोटक के रूप में बाहर निकलती हैं, जो कि एक अमर्यादित आचरण को प्रस्तुत करती है। और दूसरी तरफ इसका क्या जो है दुष्प्रभाव होता है कि समाज में अशांति का वातावरण उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद आपका है दूसरा, हिंसा से सुरक्षा का अधिकार। हिंसा से जो हिंसा होती है उससे सुरक्षा का अधिकार। दूसरी स्थिति में समाज में उस समय अशांति की स्थिति उत्पन्न होती है जब व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित अनुभव करता है। ये जब अशांति की स्थिति या हिंसा की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब कोई व्यक्ति जो है अपने आप को असुरक्षित पाता है, तब जो है तब हिंसा की स्थिति उत्पन्न होती है। कहने का मतलब है कि जैसे अगर कोई मान लो आमने सामने अगर हम मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं की बात करें, तो जैसे मान लीजिए सामने जैसे सांप आ गया। सांप से क्या होता है, सांप से जो है मनुष्य को भी भय हो जाता है और सांप को भी मनुष्य से भय हो जाता है। मनुष्य को सांप से और सांप को मनुष्य, दोनों को अपने जो है उसमें अपनी जो है दोनों को असुरक्षा की भावना जो है लगती है। तो इसलिए सांप भी अटैक कर देता है, कभी सांप आगे निकल जाता है, सांप अटैक कर देता है, और जब मनुष्य जो है उससे प्रभावी हो जाता है तो मनुष्य अटैक करके उस पर मार देता है। यही स्थिति मनुष्य में भी होती है। मनुष्य में भी यही स्थिति होती है। जब कभी जैसे लगता है कि जैसे मान लो दुश्मनी है दो लोगों में, तो एक आदमी जब दूसरे पे ये लगता है कि हमको मारने आ रहा है, ठीक है ना, तो दूसरा अपने बचाव में असुरक्षित महसूस करते हुए जब वो जो है उस पर अटैक कर देता है, या कभी कभी अपनी रक्षा करते हुए अपना बचाव करते हुए उससे कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि सामने वाला जो हमला करने वाला है तो वो मर जाता है। तो वो हिंसा तो दोनों स्थिति में हुई। तो ये चीज़ है कि इसमें हिंसा से सुरक्षा का अधिकार, तो ये मानव अधिकार में ही इस बात का उल्लेख किया गया है कि सेल्फ डिफेंस में हम अपने बचाव में
अपने बचाव में जब हमें लगे कि हमारे जीवन को खतरा है, हमें खतरा है, तो हम जो है दूसरे का जीवन हम ले सकते हैं। मतलब सेल्फ डिफेंस में, अपने बचाव में हम दूसरे को हम मार सकते हैं। ये अधिकार जो है मिलता है, मानवाधिकार। तो क्या होता है कि दूसरी स्थिति में समाज में उस समय अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित अनुभव करता है। ठीक है। और जब मानव अपने को आपको पूर्ण सुरक्षा का अनुभव करता है तो वो किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र को एकत्रित नहीं करता है या अपने पास अस्त्र शस्त्र नहीं रखता है। इस प्रकार समाज का अस्त्र रहित समाज होता है जिसमें शांति होती है तथा समरसता का वातावरण उत्पन्न होता है। तीसरा है आपका शोषण से सुरक्षा का अधिकार। मानवाधिकार जो है, जो मानवाधिकार है वो क्या देता है? शोषण से सुरक्षा का अधिकार आपको देता है। जब व्यक्ति का समाज में मानसिक तथा शारीरिक रूप से शोषण किया जाता है तो समाज में शांति की स्थिति नहीं हो सकती है, क्योंकि शोषित व्यक्ति शोषक के विरुद्ध कभी भी विद्रोह कर सकता है। ठीक है। इस स्थिति में समाज में अशांति की स्थिति उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति को शोषण के विरुद्ध बोलने का अधिकार होगा तब समाज में सभी व्यक्ति समान रूप से अपना स्वतंत्र जीवन जी सकेंगे। इस स्थिति में शोषक एवं शोषित दोनों ही नहीं होंगे तथा समाज जो है पूर्ण रूप से शांतिमय होगा। समाज में शांति की स्थिति बनी रहेगी। इसी प्रकार कई और हैं। निर्दयता से सुरक्षा का अधिकार है, आत्मसम्मान की रक्षा का अधिकार है, अवसरों की समानता का अधिकार है, बाल श्रम से सुरक्षा का अधिकार है, मानवाधिकार को अनिवार्य विषय बनाना है। ठीक है। बस इतना ही है। बाल श्रम से सुरक्षा, अवसरों की समानता देता है। ठीक है। आत्मसम्मान की रक्षा का अधिकार देता है, निर्दयता से सुरक्षा का अधिकार देता है। ठीक है ना। और बाकी आपने जो पढ़ा, हिंसा से सुरक्षा का अधिकार देता है, हमको व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी देता है और शोषण से सुरक्षा का अधिकार देता है। इसमें 4-5 पॉइंट आप मेन जो आपका है ये याद रखिए कि हमको जो है आत्मरक्षा का अधिकार भी मिलता है, व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलती है, हिंसा से जो है सुरक्षा का अधिकार हमें मिला हुआ है, शोषण से मिला हुआ है अधिकार। ठीक है। अवसरों की समानता और बाल श्रम से सुरक्षा, ये अधिकार हमको मानवाधिकार देता है। अपने जो घोषणा पत्र है जिनमें 30 धाराओं में इन सारी चीज़ों का उल्लेख किया है। इस मानवाधिकार ने, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है उसने जो एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और जो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आयोग है वो 30 धाराओं में इन सारी चीज़ों का उपबंध करता है। उसके बाद अब आते हैं हम लोकतंत्र में। लोकतंत्र क्या है? इसमें लोगों का शासन से है। लोकतंत्र से मतलब लोगों के शासन। अब्राहम लिंकन ने इसकी जो बहुत अच्छी परिभाषा दी है, जनता का शासन, जनता द्वारा जनता के लिए। बहुत ही एकदम सटीक लोकतंत्र की जो परिभाषा है, लोकतंत्र के बारे में जो परिभाषा दी है कि लोकतंत्र क्या है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के बारे में जो सबसे बेहतरीन अब तक की सबसे अच्छी परिभाषा अगर किसी ने दी है तो जहाँ ये अब्राहम लिंकन ने दी है। ठीक है। जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, तो ये है लोकतंत्र या इसे प्रजातंत्र भी कहा जाता है। तो लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है, जिसमें जनता अपना शासक जनता के बीच से ही किसी को अपने प्रतिनिधि को चुनती है। यह शब्द लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। यद्यपि लोकतंत्र का शब्द का प्रयोग राजनीतिक संदर्भ में किया जाता है, किंतु लोकतंत्र का सिद्धांत दूसरे समूहों और संगठनों के लिए भी संगत है। सामान्य रूप से लोकतंत्र विभिन्न सिद्धांतों के मिश्रण से बनते हैं, परंतु मतदान को लोकतंत्र के अधिकांश प्रकारों का चरित्रगत लक्षण माना जाता है। ठीक है। तो जो लोकतंत्र में जो ये चुनने की जो प्रतिनिधि हैं उसके चुनने की जो व्यवस्था है वो 2 है। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष विधि है, और दूसरी है अप्रत्यक्ष विधि। जो प्रत्यक्ष रूप से जो अपने प्रतिनिधियों को चुनने की जो व्यवस्था है वो फिलहाल अपने देश में नहीं है।
अपने देश में जो है जो व्यवस्था है वो अप्रत्यक्ष रूप से है मतदान के द्वारा। और ये जो प्रत्यक्ष वाली व्यवस्था है वो स्विट्ज़रलैंड जो एक देश है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, वहाँ पे है प्रत्यक्ष रूप से। तो लोकतंत्र के जो प्रकार हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, ठीक है ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो इसमें आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उदार लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक सारे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मतदान करते हैं। इसे प्रत्यक्ष कहा जाता है क्योंकि सैद्धांतिक रूप से इसमें कोई प्रतिनिधि या मध्यस्थ नहीं होता। सभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे समुदाय या नगर राष्ट्रों में हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। और आप जो हमारे यहाँ का है वो एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, या इसको हम उदार लोकतंत्र भी कहते हैं। ये एक तरह का प्रतिनिधि लोकतंत्र है, ठीक है। कौन सा? जो हमारे यहाँ का है अप्रत्यक्ष या उदार लोकतंत्र जिसको कहते हैं। यह एक तरह का प्रतिनिधि लोकतंत्र है जिसमें स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। यह उदार लोकतंत्र के चरित्रगत लक्षणों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, शक्तियों के वितरण आदि के अतिरिक्त अभिव्यक्ति, भाषा, सभा और धर्म और संपत्ति की स्वतंत्रता प्रमुख है। इसका उदाहरण जो है आपका भारत है, और भी है, भारत है, आपका अमेरिका है, और आपका ये इंग्लैंड है, बहुत सारे देश हैं। लेकिन जो आप प्रत्यक्ष वाला है जिसमें डायरेक्ट जनता सीधे एकदम आमने सामने चुनती है, वो आपका है स्विट्ज़रलैंड में। इसके बाद इसमें इनकी अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है वो है। उसके बाद डाइसी एक हैं, राजनीति शास्त्री हैं, इनकी भी परिभाषा है। लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है, इनकी परिभाषा के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग हो। लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग हो। उसके बाद अब हम बात करते हैं लोकतंत्र की आवश्यकता की। लोकतंत्र जो है क्यों आवश्यक है? तो लोकतंत्र की आवश्यकता को हम जो निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। लोकतंत्र की वैसे आवश्यकता के बारे में तो बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में हम लोग देख सकते हैं, लेकिन चूँकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं देखना है, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये जो है शांति एवं सतत विकास का विषय है। फिर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार से शांति व्यवस्था बनाई जा सकती है, किस प्रकार से जो है इसमें जो है हम सतत विकास जो है किया जा सकता है, लोगों का अच्छे से अच्छा विकास किया जा सकता है, इस चीज़ को हम लोगों को इसके अंतर्गत देखना है मुख्य रूप से। बाकी तो अगर हम लोकतंत्र के हम राजनीतिक रूप से बात करें तो बहुत लंबा चौड़ा वो है, इसकी आवश्यकता है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ मेन चीज़ को हम देखेंगे। तो लोकतंत्र की आवश्यकता को जो है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा हम लोग इसको समझ सकते हैं। पहला है जन कल्याण की भावना, ठीक है, जन कल्याण की भावना। उसके बाद देशभक्ति का स्रोत, क्रांति से सुरक्षा, ठीक है, ये समानता और स्वतंत्रता, विचार विनिमय और समझौता, विश्व शांति का समर्थन, ये ऐसे लोकतंत्र की आवश्यकता ये ऐसी चीज़ों के लिए है कि जो है सबसे पहले तो बड़ा कारण है कि क्रांति से सुरक्षा। जो लोकतंत्र है वो क्या देता है? एक क्रांति से जो है आपको सुरक्षा देता है, क्योंकि जहाँ पे ये लोकतंत्र नहीं होता है, जहाँ पे अधिनायकवाद होता है, यहाँ राजतंत्र होता है, तो उसमें जो है जो फैसले लिया जाता है वो उसमें कोई बहुमत का वो नहीं होता है, ना उसमें आपके जो है विचार आपके प्रतिनिधि होते हैं, ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है होता। वहाँ पे क्या होता है कि ज़बरदस्ती कोई नीति कोई फैसला आपके ऊपर कानून थोप दिया जाता है जबरन। लेकिन लोकतंत्र में क्या है कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है उसमें जो आपके प्रतिनिधि आपके बीच से लोग चुन के जो जाते हैं तो वो कानून बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, ठीक है, उनका जो विचार होता है वो वहाँ पे रखा जाता है।
तो ये जो जो उनका नीतियाँ कानून होते हैं वो आपका ही प्रतिनिधित्व करके जाते हैं, तो वो आपकी चीज़ों को वो वहाँ पे लागू कराते हैं। तो इस ऐसी स्थिति में क्रांति का जो वातावरण है वो नहीं बनने पाता। तो सबसे पहले तो एक तरह से ये सेफ्टी वाल का काम करता है। जो आपका रेवोल्यूशन है उससे ये सेफ्टी वाल के रूप में काम करता है, क्रांति से हमको बचाता है। उसके बाद इसमें सर्वाधिक कार्यकुशल शासन होता है ये, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको 2-3.4 देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। तो पहला सबसे पहले क्या है कि जन कल्याण की भावना। लोकतंत्र में जनता के उन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है जिनका चुनाव जनता एक जो है स्वयं एक निश्चित समय के लिए करती है। जनता के प्रतिनिधि जनता की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं से पूर्णतया परिचित होते हैं। उनको शासन के अधिकार इसी आधार पर प्राप्त होते हैं कि वह इनका प्रयोग जनता के हितों और इच्छाओं के अनुसार करेंगे, ठीक है। चूँकि आप जनता के जनप्रतिनिधि होते हैं, तो इनका जो कार्य होता है, इनका जो भी चीज़ें नीतियाँ होती हैं, जो कुछ भी बनता है वो जनता के हितों के लिए, उनके जो है आवश्यकताओं के लिए उनको देखते हुए बनाया जाता है। तो इसमें क्या है कि जन कल्याण की भावना अपेक्षाकृत अधिक होती है, ठीक है। दूसरा है आपका सर्वाधिक कार्यकुशल शासन। लोकतंत्र किसी भी दूसरी शासन व्यवस्था की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होता है और इसके अंतर्गत सबसे अधिक शीघ्रतापूर्वक तथा आवश्यक रूप से जनता के हित में कार्य किए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो है जो अन्य उसके अपेक्षा जो क्या है कि इसमें कार्यकुशलता अधिक होती है, क्योंकि जो चुन के जाते हैं वो जो लोग चुनते हैं बहुमत के साथ चुनते हैं। तो उसमें जो चुनाव होता है वो अच्छे से अच्छे का चुनाव होता है, बेहतर से बेहतर का। तो वहाँ पे एक बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है और अच्छी कार्यकुशलता आपको इसमें अन्य शासन की अपेक्षा, चाहे अधिनायक तंत्र हो, चाहे राजतंत्र हो, ठीक है, चाहे आपका कुलीन तंत्र हो, इन सब की अपेक्षा लोकतंत्र जो है आपका सबसे बेहतर रूप में आता है, क्योंकि ये लोगों के द्वारा ही ऐसे इसमें अच्छे बेहतर से बेहतर लोगों को भेजा जाता है। तो इसके बाद आपका इसमें है अगला क्रांति से सुरक्षा आपका हो गया। उसके बाद समानता और स्वतंत्रता। लोकतंत्र व्यक्तियों की समानता के आदर्श पर आधारित है और जितनी स्वतंत्रता जनता को लोकतंत्र में प्राप्त होती है उतनी स्वतंत्रता सरकार के अन्य किसी रूप में नहीं मिलती है। लोकतंत्र कुलीन तंत्र की इस बात को स्वीकार नहीं करता है। लोकतंत्र कुलीन तंत्र के इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए और कुछ शासित होने के लिए ही पैदा हुए हैं, वरन ये तो जाति, धर्म, वर्ण, रंग और संपत्ति के भेद को महत्व न देते हुए मानव मात्र की आधारभूत समानता में विश्वास करता है, ठीक है। विचार विनिमय और समझौता, इसकी आवश्यकता किस लिए है? विचार विनिमय और समझौते के लिए। किसी देश की शासन व्यवस्था नागरिकों के व्यवहार पर अधिक प्रभाव डालती है। शक्ति पर आधारित अधिनायकवादी शासन व्यवस्था लोगों में संघर्ष की भावना पैदा करती है। लोकतंत्र नागरिकों में सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, स्नेह, सहयोग, विचार विमर्श और समझौते की भावना उत्पन्न करती है। अतः लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में नागरिक पारस्परिक व्यवहार द्वारा अपनी प्रवृत्तियों के आधार पर श्रेष्ठ सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। यह भैया आपका हो गया लोकतंत्र की आवश्यकता। अब लोकतांत्रिक शिक्षा के रूप में शांति शिक्षा, जो लोकतांत्रिक शिक्षा है उसमें जो है क्या है, शांति शिक्षा किस प्रकार से है, ठीक है। कैसे जो है लोकतंत्र जो है शांति शिक्षा के रूप में हमारा मददगार है या सहायक है। तो प्रजातांत्रिक शिक्षा के रूप में शांति शिक्षा को स्वीकार करने वाले समूह का मानना है कि शांति शिक्षा विषय की पृथक रूप से कोई आवश्यकता नहीं है। यदि विद्यालय एवं समाज में प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं परंपराओं का विकास कर दिया जाता है तथा सभी छात्र एवं समाज के नागरिक प्रजातांत्रिक मूल्यों को धारण कर लेते हैं, तो यह माना जा सकता है कि समाज में किसी भी प्रकार की अशांति उत्पन्न नहीं हो सकती। जब संपूर्ण विश्व के छात्र एवं नागरिक प्रजातांत्रिक शिक्षा के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं
तथा अपने आप को प्रजातांत्रिक शिक्षा के अनुरूप परिवर्तित कर लेते हैं तो संपूर्ण विश्व में शांति की स्थिति बनती है। ठीक है, ये आपका हुआ। उसके बाद इसमें है क्या, मूल अधिकारों की शिक्षा। ये हमें जो है, जो हम लोकतंत्र है, जो लोकतंत्रीय व्यवस्था है, क्या है, हमारे जो मूल अधिकार हैं या मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार मतलब जो अधिकार हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं, उसकी शिक्षा देता है। मतलब हमें जो है ये हमारे जीवन का अधिकार और संपत्ति, जो आपका धर्म को अपनाने का अधिकार, किसी भी कार्य को करने का अधिकार, स्वतंत्रतापूर्वक बोलने का अधिकार, सभी जगह समान अवसरों का अधिकार, ये सब जो है हमें मूल अधिकार के रूप में शिक्षा देता है। और उसके बाद कर्तव्यों की भी शिक्षा देता है, धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा देता है। ये जो मौलिक हमारा जो लोकतंत्र है, ये हमें क्या देता है, धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा देता है। चूँकि जो हमारा संविधान है वो उसमें क्या ये कहता है कि जो भी लोकतंत्र, ये हमारे देश की जो लोकतंत्रीय व्यवस्था होगी वो धर्मनिरपेक्ष होगी। धर्मनिरपेक्ष से मतलब है कि किसी भी धर्म को विशेष महत्व न देना, सभी धर्मों को समान रूप से माना, सभी धर्मों का समान रूप से जो है उसका सम्मान करना, ये धर्मनिरपेक्षता है। तो ये शिक्षा हम जो है ये हमें लोकतंत्र देता है। उसके बाद उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उत्तरदायी या जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण करता है। और उसके बाद इसमें है सार्वजनिक हित की रक्षा करता है और जीवन कौशलों की शिक्षा देता है। ठीक है, ये आपका हो गया। इसमें ये आपका हो गया लोकतांत्रिक शिक्षा। अब उसके बाद आपका है नेक्स्ट यूनिट है आपका ये आपका नेक्स्ट यूनिट है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए व्यवसाय को बढ़ाने, तकनीकी वृद्धि, अर्थव्यवस्था में सुधार करने आदि का तरीका है। वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय को बढ़ाने, ठीक है, तकनीकी वृद्धि, अर्थव्यवस्था में सुधार आदि करने का तरीका है। इस तरह से निर्माणकर्ता या उत्पादक अपने उत्पादों का वस्तुओं को पूरे विश्व में बिना किसी बाधा के बेच सकते हैं। यह व्यवसायी या व्यापारी को बड़े स्तर पर एक क्षेत्र प्रदान करता है। ठीक है, जो ग्लोबलाइजेशन है पूरे विश्व पे, जैसे आज का जो अमेज़न है, आपका फ्लिपकार्ट है, ठीक है, ये क्या है, एक व्यवसाय के प्लेटफार्म है। और ये प्लेटफार्म क्या है, विश्व स्तर पे हैं। पूरे विश्व स्तर पे जो है आपका जो है उत्पादों को एक क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र मिल रहा है, पूरे विश्व का क्षेत्र मिल रहा है, जहाँ पे वो अपना व्यापार आराम से कर रहे हैं। यह व्यवसायी या व्यापारी को बड़े स्तर पर लाभ प्रदान करता है, क्योंकि उन्हें वैश्वीकरण के माध्यम से गरीब देशों में आसानी से कम कीमत पर मजदूर मिल जाते हैं। और ये कंपनियों को बड़े स्तर पर वैश्विक बाजार में अवसर प्रदान करता है। यह किसी भी देश को भागीदारी, मिश्रित कारखानों की स्थापना, समता अंशों में निवेश, उत्पादों या किसी भी देश की सेवाओं का विक्रय करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके बाद आपका है इसका वैश्वीकरण की आवश्यकता। वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों है? वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों है? तो जब किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है तब तक उसके जन्म की संभावना नहीं होती है। दूसरे शब्दों में आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। दूसरे शब्दों में इसको कहें कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसी अवस्था में निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से वैश्वीकरण की आवश्यकता पर विचार किया जा सकता, इसको हम समझ सकते हैं। क्या है? पहला, संतुलन स्थापना के लिए कर सकते, इसका आवश्यकता है। आर्थिक संरक्षण के लिए, स्वास्थ्य सुधार के लिए, ठीक है, गरीबी उन्मूलन के लिए, रोजगार की प्राप्ति के लिए, ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं घुमा के कि बेरोजगारी की समाप्ति के लिए, ठीक है, सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए, एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए, तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए, ठीक है, इन सब के लिए जो है इसके ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की आवश्यकता है। अब इसके वैश्वीकरण के लाभ क्या क्या हैं? भूमंडलीकरण के द्वारा होने वाले आर्थिक
सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक लाभों का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो संतुलित पर्यावरण का विकास, इसके द्वारा वैश्वीकरण के द्वारा संतुलित पर्यावरण का विकास किया जा सकता है। जैसे अब आप ये समझ लीजिए कि जो कार्बन का ये उत्पादन है, बहुत देशों ने बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड तरीके से कर दिया, तो उसको ख़त्म करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठक हुई। अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन लोगों ने तय किया कि हम कार्बन का उत्सर्जन या उत्पादन कम करेंगे। ठीक है, तो सभी देशों ने अपने अपने स्तर से प्रयास किया। उसी दिशा में हमारे भारत देश ने भी उसमें प्रयास किया, और जितने भी जो प्लास्टिक के बैग थे, थैले थे, उनमें पूरी तरह बैन लगा दिया। जो है प्लास्टिक के थैलों पर बैन लगा दिया। अब प्लास्टिक के थैले चूँकि ये जो है क्या है, कार्बनिक पदार्थ ही है। ठीक है, जो प्लास्टिक के हम लोग जो पन्नी इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, कार्बनिक उत्पाद हैं। तो इन उत्पादों को जो है बैन लगा करके कार्बन उत्सर्जन कम कर दिया। तो ये संतुलित पर्यावरण का जो है विकास बनाने का काम, जो चूँकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है वैश्वीकरण, तो विश्व स्तर के जब बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्षों, नेताओं ने बैठ करके इसका निर्णय लिया, तो उसका प्रभाव पड़ा कि जो है कार्बन का उत्सर्जन कम हुआ। ठीक है, तो इसमें उसके बाद दूसरा है भय मुक्त समाज, और अगला है इससे युद्ध की समाप्ति। तो जो बड़े बड़े सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जब एक राष्ट्रीय मंच पे बैठते हैं, ये वैश्वीकरण के स्तर पे जब चर्चा होती है, तो जो पहला दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद से अब तीसरा विश्व युद्ध जो है, तीसरे विश्व युद्ध को टाला जा रहा है। कैसे? सिर्फ और सिर्फ इसी के द्वारा, वैश्वीकरण के द्वारा। ठीक है, आधुनिक तकनीकी के द्वारा लोग संपर्क में हैं। जैसे आज का जो समय है वो कोरोना काल है, लोग एक दूसरे देश की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या है कि सब वो उसमें सब लोग एक ऑनलाइन सब जुड़ करके अपने संवाद को बनाए रखे हुए हैं, और सारी मुद्दों पे सब बात करके उसको ख़त्म करते हैं। तो इसके बाद है तीसरा, अगला है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना है। उसके बाद आर्थिक संतुलित विकास है। ठीक है, जीवन स्तर में सुधार, गरीबी उन्मूलन, समस्याओं का समाधान, वैज्ञानिक विधियों का विकास, इन सब का जो है उपयोग है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका लास्ट यूनिट है सतत एवं पोषणीय विकास। सतत विकास का अर्थ, सतत विकास का प्रमुख आधार मानव विकास है। ठीक है, वर्तमान समय में सतत विकास का संबंध मानव के पर्यावरणीय संरक्षण, आर्थिक शिक्षण एवं राजनीतिक विकास से है। ठीक है, जो आधुनिक जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें सतत विकास का जो संबंध है वो किससे, मानव का जो पर्यावरणीय संरक्षण है। ठीक है, सतत विकास में ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसका सतत विकास में आपका क्या होगा, जो आपका पर्यावरणीय संरक्षण है, पर्यावरणीय संतुलन है, वो बना रहे। ठीक है, जो आप देखिए आज के समय में क्या है, आपका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, उससे हमारा पर्यावरण जो है गड़बड़ हो रहा है, असंतुलित हो रहा है। ठीक है ना, तो ज़रूरत क्या है कि इसको जो है इसको संतुलित किया जाए, और इसको संतुलित करने के लिए जो आपका वैश्वीकरण के स्तर पर इसकी आवश्यकता है। तो लोग सारे देश के लोग मिलकर के इसको जो है संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो कार्बन उत्सर्जन हो, चाहे आपका क्लोरोफ्लोरो वाला CFC गैस का उत्सर्जन हो। ठीक है, चाहे जो भी हो, ओजोन परत के क्षय को रोकना हो, ये सारे प्रयास जो है इसके अंतर्गत किए जा रहे हैं। आर्थिक शिक्षण एवं राजनीतिक विकास से है। इसमें मानव की उन नीतियों एवं व्यवस्थाओं का वर्णन किया जाता है जिसमें मानव का संतुलित विकास संभव हो सके। तो यहाँ सतत विकास से मतलब है कि मानव का संतुलित विकास, संतुलित से मतलब है कि उसका जो है भौगोलिक क्षेत्र है वो अच्छा सही रहे। ठीक है, अब भौगोलिक क्षेत्र उसका फिर जो है आपका उसका सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आर्थिक विकास, सारा विकास जो है संतुलित रूप से हो। विद्वानों द्वारा मानव के संतुलित एवं स्थिर विकास की दृष्टि से पोषणीय या सतत विकास शब्द को दिया गया है, जिसे हम जो है निम्नलिखित परिभाषाओं द्वारा भी समझ सकते हैं। तो इसमें श्रीमती R.K. शर्मा के अनुसार इसकी परिभाषा देखते हैं। सतत विकास मानव विकास की परंपरा के
वह कड़ी है जिसमें स्थिर एवं समन्वित विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पर्यावरणीय संतुलन एवं संरक्षण की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे मानव में पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक मूल्य समन्वित रूप में विकसित हो सकें। ठीक है। और दूसरा परिभाषा है डॉक्टर अनीता बरौलिया के अनुसार सतत विकास मानव विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है, जो कि पर्यावरणीय संसाधनों के समन्वित, संतुलित एवं आवश्यक उपयोग की ओर संकेत करती है, जिससे प्राकृतिक एवं पर्यावरणीय संसाधन का भंडार अक्षय बना रहे तथा पीढ़ी दर पीढ़ी उसके उपयोग की अनवरत प्रक्रिया चलती रहे। ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें बात करते हैं सतत विकास की आवश्यकता। सतत विकास की आवश्यकता। सतत विकास की आवश्यकता को हम निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। इसमें क्या है, संतुलित सतत विकास की आवश्यकता किस लिए है? संतुलित विकास के लिए। ठीक है। उसके बाद पर्यावरणीय संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग करने के लिए, दूसरा हो गया। तीसरा है आपका समस्याओं का समाधान के लिए। चौथा है संतुलित आर्थिक विकास के लिए। उसके बाद आपका अगला है वैश्विक या पर्यावरणीय नीति का निर्माण करने के लिए। वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय नीति का निर्माण करने के लिए। ठीक है। ये आपका इसमें, और उसके बाद आपका है मानवीय मूल्यों का विकास करने के लिए। इन मानवीय मूल्यों का विकास, पर्यावरणीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, समस्याओं का समाधान और आर्थिक संतुलित विकास और वैश्विक पर्यावरणीय नीति का निर्माण करने के लिए इसकी सतत विकास की आवश्यकता है। पर्यावरण एवं सतत विकास एवं